Welcome to Wave Academy, the channel which is created for preparation of competitive exams like JEE, NEET, PET, BSc and other competitive examinations. In this channel, we are going to provide you study content and materials for physics and chemistry for class 11th and 12th. Thank you. So today's topic is electric potential due to a dipole. डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, पहले समझ लेते हैं डाइपोल क्या होता है। देखिए, कोई भी दो चार्ज जो इक्वल अमाउंट के हों एंड आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो ये जो 2L है दिस इज स्मॉल डिस्टेंस और ये दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. So when two charge of same magnitude plus q and same magnitude but of opposite nature, ये प्लस में है और ये माइनस में है. So दो चार्ज जब सेम मैग्नीट्यूड के हों बट अपोजिट नेचर के हों एंड आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो ये जो बना दिस इज डाइपोल. यही चीज हमने केमिस्ट्री में आज पढ़ी थी. डाइपोल जब दो पोल मतलब सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का, जैसे मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे डाइपोल में एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है, इसे डाइपोल कहते हैं. अब ये एक प्लस क्यू चार्ज है तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस तरीके से बाहर जाएगी. हर डायरेक्शन में ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी. ये एक माइनस क्यू है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आके टर्मिनेट होगा, यहां से भी आके टर्मिनेट होगा और बाकी कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रहा होगा तो माइनस क्यू में टर्मिनेट होता है. किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है. अब जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वहां पे वोल्टेज होगा या पोटेंशियल होगा. कैसे पता? अभी हमने इनके बीच का रिलेशन देखा कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर. तो ये जो है दिस गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ये हुआ कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जहां पे भी चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वहां पे वोल्टेज होगा. तो जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज ड्यू टू डाइपोल. अब ड्यू टू डाइपोल एक स्पेशल केस क्यों बना, उसका कारण ये है कि जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो वोल्टेज डेवलप होने वाला है उसका नेचर और जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से जो वोल्टेज डेवलप होगा, इन दोनों का नेचर अपोजिट होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लस क्यू वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, माइनस क्यू वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें आके टर्मिनेट होती है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जो वोल्टेज डेवलप होगा, उसका भी पोलैरिटी या उसके भी नेचर में डिफरेंस आएगा. तो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी वजह से जो नेट पोटेंशियल डेवलप होगा उसे कैलकुलेट करना है. तो चलिए टॉपिक पे जाते हैं, फिर और बेटर समझ में आएगा. तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज ड्यू टू डाइपोल. अब इसमें दो केस बनता है. दो केस क्या बनता है कि जैसा डाइपोल होता है, डाइपोल इस तरीके से यहां पे प्लस क्यू होगा और यहां पे माइनस क्यू है
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज इज ऑलवेज स्पेसिफाइड फॉर ए गिवन पॉइंट। जब भी वोल्टेज की बात की जाएगी तो हमेशा ही गिवन पॉइंट के वोल्टेज की बात की जाएगी। तो अब मुझे इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट बताना होगा जिसपे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फिर से समझते हैं, ये डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये हमने पढ़ा है। तो हर एक डाइपोल का अलग अलग पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देयर विल बी पोटेंशियल। तो जब मैं पोटेंशियल या वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूं सो आई हैव टू स्पेसिफाई अ पॉइंट या लोकेशन, मुझे कोई एक लोकेशन बताना होगा। तो जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था वैसा ही इसमें भी लोकेशन डिफाइन हो सकता है। एक हो सकता है लोकेशन ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है? ऑन द सेम लाइन, इसी ही लाइन पे कहीं पे कोई एक पॉइंट P ले लिया जाए और उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाए। सो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। दूसरा केस हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे मेजर किया जाए, मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं पे भी हम पॉइंट P लेंगे और उस पॉइंट P पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम दो केस करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। सेकेंड केस होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स लाइन। तो चलिए पहला करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन का मतलब क्या है कि अगर ये डाइपोल है, प्लस Q और माइनस Q डाइपोल है और दोनों ही सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L। याद रखेंगे डाइपोल में जो डिस्टेंस लिया जाता है 2L लिया जाता है क्योंकि वो सेंटर के रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा है। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में प्लस Q L पे है और सेम डिस्टेंस में माइनस Q है L डिस्टेंस पे, इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। अब हमने क्या किया, लेट ए पॉइंट P, ये पॉइंट P कौन है? जहां पे हमें वोल्टेज या पोटेंशियल मेजर करना है। लेट ए पॉइंट P इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर O। तो देखिए ये एक पॉइंट P लिया गया है सेंटर O से x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे वोल्टेज मेजर करना है और ये जो वोल्टेज मेजर होगा वो डाइपोल का होगा, एक का नहीं होगा, इसका नहीं होगा, पूरे डाइपोल का होगा। तो डाइपोल का मेजर करने के लिए हमने ये निकाला, दो पार्ट में इसको किया कि प्लस Q की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना बनेगा और माइनस Q की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना बनेगा या वोल्टेज कितना बनेगा, फिर दोनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे। क्या किया फिर से, ये जो डाइपोल है इस डाइपोल से प्लस Q से इस पॉइंट पे हम वोल्टेज मेजर करेंगे, फिर माइनस Q की वजह से इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आएगा उसको मेजर करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए क्योंकि मुझे प्लस Q से मेजर करना है वोल्टेज तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए सेंटर से यहां तक x है और सेंटर से प्लस Q L है, तो जो बचा डिस्टेंस है वो कितना है, x माइनस L, ये वाला। इसी तरीके से जब मैं वोल्टेज मेजर करना चाहूंगा एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक L, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, x प्लस L। तो
पॉइंट P प्लस Q से x माइनस एल डिस्टेंस पे है और माइनस Q x प्लस एल डिस्टेंस पे है। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल वोल्टेज का रिलेशन लगा देना है। तो देखिए क्या किया गया है, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स, सोर्स कौन है यहाँ पे, प्लस Q होगा और माइनस Q होगा। सो पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल मेजर होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। ये रिलेशन हमने पढ़ा है किसी एक पॉइंट का सोर्स चार्ज की वजह से। सो अगर कैपिटल Q सोर्स चार्ज होता तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा 1/4πε0 Q/R। याद रखेंगे कि मैं पोटेंशियल जब भी बोल रहा हूं इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस और वही वोल्टेज है। सो इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है कि वोल्टेज बोल रहा हूं, पोटेंशियल बोल रहा हूं। सो पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। तो जब मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहा हूं या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो किसी भी चार्ज से वो हो सकता है 1/4πε0 Q/R। अब मुझे इस डाइपोल के प्लस Q और माइनस Q की वजह से P पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करना है। तो P पॉइंट पे प्लस Q की वजह से वोल्टेज, सो वोल्टेज ड्यू टू प्लस Q क्या आएगा, इस केस में यहां पे Q की जगह प्लस Q रख देना है। दैट इज V प्लस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। R क्या होता है, R इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो चार्ज कौन है, प्लस Q, पॉइंट कौन है, P, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x माइनस एल। तो x माइनस एल यहां आ गया। सो 1/4πε0 Q/x माइनस एल, ये हो गया वोल्टेज ड्यू टू प्लस Q। इसी तरीके से करते हैं वोल्टेज ड्यू टू माइनस Q। तो वोल्टेज ड्यू टू माइनस Q क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस Q अपॉन x प्लस एल। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि जो चार्ज है उसका नेचर माइनस है और नीचे क्या आ रहा है, x प्लस एल, दैट इज डिस्टेंस ऑफ माइनस Q टू पॉइंट P, कितना है, x प्लस एल। तो यहां पे इसलिए x प्लस एल आ गया। तो यहां पे माइनस Q है, यहां पे प्लस Q है और ये दोनों वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q एंड ड्यू टू माइनस Q। मुझे ये जानना है कि इस प्लस पॉइंट P पे नेट वोल्टेज कितना आएगा। तो नेट वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों का नेट वोल्टेज इज V प्लस Q प्लस V माइनस Q। तो मैं इन दोनों वोल्टेज को अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे P पॉइंट का नेट वोल्टेज मिलता है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 1/4πε0 को कॉमन ले लिया, Q/x माइनस एल माइनस Q/x प्लस एल। माइनस साइन यहां पे इसलिए यहां पे माइनस आ गया। सो माइनस Q/x प्लस एल। अब क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां पे आ गया एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल, तो माइनस एक्स प्लस एल हो गया, साइन चेंज कर दिया मैंने। इसमें से x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, Q/4πε0 2l/x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां देखिए ये l प्लस एल 2l हो गया और ये Q पहले से ही बाहर है। सो 1/4πε0 Q 2l/x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे कि जो 2QL है, ये जो 2QL बचा है, दिस इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट। अगर आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट इज 2QL। 2QL में Q जो है चार्ज है और 2L जो है डाइपोल का डिस्टेंस है। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट आ गया। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट वो पैरामीटर है जो डाइपोल के स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। कितना स्ट्रांग डाइपोल है वो कौन बताएगा, तो डाइपोल मोमेंट बताता है। तो यहां मैंने 2QL को रिप्लेस कर दिया बाय P। P क्या है, P इज डाइपोल मोमेंट। अब यहां पे एक अजम्पशन देखेंगे, अजम्पशन ये है कि L जो है, L क्या है, L है सेंटर से प्लस Q और सेंटर से माइनस Q का डिस्टेंस। L क्या है देखिए, यहां पे देख लेते हैं, जो डाइपोल है, डाइपोल में
ये सेंटर है, ओ सेंटर है, सेंटर से यहां तक एल है और सेंटर से यहां तक एल। तो जो एल होता है, लेंथ होता है सेंटर से, ये बहुत ही स्मॉल होता है। अब ये कितना स्मॉल होता है, इट इज डायरेक्ट मेथड, तो कोई भी पॉसिबल नहीं कि हम इस लेंथ को मेजर कर पाए। सो दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल। जैसे NaCl के केस में, NaCl Na पॉजिटिव है ना, ये भी एक डाइपोल बनता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, तो ये एक डाइपोल बनाते हैं। अब डाइपोल बनाते हैं मतलब जो आप नमक देख रहे हो, नमक का एक दाना लीजिए और उस दाने में लाखों NaCl के मॉलिक्यूल हैं, लाखों NaCl के मॉलिक्यूल हैं। तो एक दाने में लाखों NaCl के मॉलिक्यूल है और हमें एक मॉलिक्यूल का साइज मेजर करना है। सो दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसीलिए अजम्पशन लिया गया है कि दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल, दिस L इज वेरी स्मॉल, और हमारे ऊपर वाले रिलेशन में ये L स्क्वायर आ रहा है। इफ L इज वेरी स्मॉल, L स्क्वायर विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमने क्या किया, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। जब L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज नेट वोल्टेज ऑन ए पॉइंट P। देखिए ये पॉइंट P नहीं है, दिस इज डाइपोल, पॉइंट P जो है एक लोकेशन है। सो दिस इज वोल्टेज ऑन एनी पॉइंट P ऑन इट्स एक्सियल लाइन, और वो कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज वोल्टेज ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। जो केस है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। जो सेकेंड केस है, इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम ट्रांसवर्स लाइन भी कहते हैं, डाइपोल के परपेंडिकुलर पे जो लाइन खींची जाएगी, उस लाइन पे हमें वोल्टेज मेजर करना है। उस लाइन पे अगर कोई पॉइंट P होगा तो उस पॉइंट P पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा, ये अब हमें मेजर करना है। दैट इज द केस नंबर 2। तो देखिए, लेट अ पॉइंट P इज एट डिस्टेंस x। प्रीवियस केस में भी x डिस्टेंस पे लिया था, इस केस में भी x डिस्टेंस से ही लेंगे। प्रीवियस केस में भी सेंटर से ही लिया गया था, इस केस में भी सेंटर से ही लेंगे। प्रीवियस केस में सेम एक्सिस पे लिया गया था, इस केस में हम इसके परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स या इक्वेटोरियल लाइन पे उसको लेंगे। तो ये डायग्राम बनता है। देखिए ये डायग्राम बनता है। क्या डायग्राम बना, तो दीज टू प्लस Q एंड माइनस Q ये डाइपोल हो गए। इनके बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, 2L है। तो इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, मतलब सेंटर से कितना है, सेंटर से L प्लस Q है, सेंटर से L माइनस Q है। तो ये हो गया डाइपोल, प्लस Q एंड माइनस Q, ये डाइपोल हो गया। और इसके सेंटर से x एक्सिस, x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर हमने एक पॉइंट P लिया। प्रीवियस केस में कैसे किया था, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे सेम एक्सिस में P लिया था, और यहां कहां ले रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में x डिस्टेंस से P पॉइंट को ले रहे हैं, और हमें इस P पॉइंट पे नेट वोल्टेज बताना है। अब देखिए नेट वोल्टेज जो है प्लस Q और माइनस Q की वजह से जो बनने वाला वोल्टेज है उनका समेशन ही होगा। देखिए समझिए, ये जो प्लस Q है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर जा रहे होंगे, है ना। तो इस पे जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो तो इस तरीके से लगेगा, और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। मतलब इस पे जो वोल्टेज डेवलप होगा प्लस Q की वजह से उसका डायरेक्शन और माइनस Q की वजह से उसका डायरेक्शन अलग अलग आने वाला है। तो हमें नेट इस पे देखना है कि नेट वोल्टेज क्या होगा। याद रखेंगे सिमिलर केस हमने किया था फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। यही चीज हम वोल्टेज के लिए कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएंगे, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस यह है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमने जब वोल्टेज डिफाइन कर रहे थे, जब वोल्टेज का यूनिट लिख रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था कि वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से वोल्टेज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। याद होगा अगर आपको, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकाले थे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, फिर इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, फिर दोनों का एंगल निकाल रहे थे, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। ऐसा कुछ पोटेंशियल या वोल्टेज के केस में ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि पोटेंशियल और वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके डायरेक्शन को इधर और इधर नहीं लेना है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। केवल प्लस और माइनस में वैल्यू आएगी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए अब देखिए, जो अब मुझे इस पॉइंट P पे वोल्टेज मेजर करना है ड्यू टू प्लस Q, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। और स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वोल्टेज का, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वोल्टेज का? यहां देखिए, ये वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R। ये देखिए, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने डेराइव किया था किसी एक पॉइंट के लिए, किसी भी सोर्स चार्ज के लिए। दिस इज वोल्टेज कितना आता है 1/4πε0 Q/R। अब मुझे जो केस नंबर 2 है, इस केस नंबर 2 में मुझे वोल्टेज मेजर करना है ड्यू टू प्लस Q। तो इस प्लस Q की वजह से इस पॉइंट P पे मुझे नेट वोल्टेज मेजर करना है ड्यू टू प्लस Q। तो मुझे क्या चाहिए? 1/4πε0 प्लस Q/R, और R क्या है? √(x² + L²। ये कहां से आ गया √(x² + L²? देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? सेंटर से ये डिस्टेंस x है और यहां से ये डिस्टेंस L है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज बना, इसकी वैल्यू हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बनता है, इसलिए ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √(x² + L²। तो सेम मेथड से ये जो लेंथ होगा इसकी भी वैल्यू √(x² + L² ही होती है। अब यहां पे जो वोल्टेज मेजर होगा, दैट विल बी 1/4πε0 Q दिस डिस्टेंस। यहां पे जब मेजर होगा तो 1/4πε0 Q दिस डिस्टेंस, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो देखिए, यही चीज किया गया है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, इस पॉइंट P पे प्लस Q की वजह से जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो कितना है? 1/4πε0 Q/डिस्टेंस। Q/डिस्टेंस कितना है? √(x² + L²। दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया यहां पे, यहां से आ गया वोल्टेज या पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q। कहां पे? P पॉइंट। इसी तरीके से माइनस Q का निकाल लेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। डिफरेंस क्या आएगा? डिस्टेंस तो सेम है, केवल माइनस साइन लग जाएगा। तो V माइनस Q मीन्स वोल्टेज ड्यू टू माइनस Q इक्वल टू 1/4πε0 Q डिस्टेंस कितना है? √(x² + L²। ये वाला डिस्टेंस x² + L², ये वाला डिस्टेंस यहां आ गया। तो ये हो गया वोल्टेज ड्यू टू माइनस Q, और ये हो गया वोल्टेज ड्यू टू प्लस Q। अब यहां पे नेट वोल्टेज कितना होगा? तो नेट वोल्टेज इन दोनों को ऐड कर देना है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, V + Q और V - Q, तो वैल्यू आती है 0। क्यों वैल्यू आती है 0? दोनों को कंपेयर करिए, दोनों को देखिए, दोनों में तो सेम वैल्यू है ना, 1/4πε0 Q/√(x² + L²। यहां भी 1/4πε0 Q/√(x² + L²। यहां पे माइनस साइन है, यहां पे प्लस साइन है। बचा कितना बचेगा? 0 बचेगा। सो नेट पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज 0। तो ऊपर वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? ऊपर वाले केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो प्लस Q और माइनस Q था, उन दोनों का जो वोल्टेज था वो अलग अलग था। देखिए,
ये था प्लस क्यू की वजह से। इसमें ये डिस्टेंस अलग है, x माइनस एल है, और जो माइनस क्यू वाला है इसमें x प्लस एल है। तो दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस है, इवन दो 1/4πε0 सेम है, क्यू है माइनस क्यू है, ये चीजें सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस अलग है। देखिए डायग्राम में भी हम देख सकते हैं इसको, जो पॉइंट P है प्लस क्यू से x माइनस एल डिस्टेंस पे है और माइनस क्यू से x प्लस एल डिस्टेंस पे है। तो जो जितना ज्यादा दूर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना कम होगा। सोर्स से जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेंगे उतना पोटेंशियल कम होता है। इसलिए इनमें जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। और पीछे वाले केस में जो नेक्स्ट केस हमने इक्वेटोरियल वाला किया, इक्वेटोरियल वाले केस में ये डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है। यही डिस्टेंस प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से ये जो डिस्टेंस बनता है ये दोनों ही डिस्टेंस सेम आते हैं, जिसकी वजह से दोनों की वजह से जो वोल्टेज डेवलप होगा पी पे वो इक्वल होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बट एक में माइनस आ रहा है और एक में प्लस आ रहा है, जिसकी वजह से नेट जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो बड़ा सा जीरो बनता है। दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। Will calculate potential or voltage due to system of charge। अब ये सिस्टम ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? देखिए, जब हम वोल्टेज को डिफाइन कर रहे थे या पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे थे तब हमने एक ही सोर्स चार्ज लिया था, प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज लिया, और उसकी वजह से हमने अलग अलग पॉइंट पे वोल्टेज मेजर किया। फिर हम डाइपोल पे आए और डाइपोल में दो चार्ज लिए गए, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बनता है उसको मेजर किया। तो हम एक चार्ज पे आए, एक चार्ज से दो चार्ज पे आए, अब हम सिस्टम ऑफ चार्ज पे आ रहे हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब यह है जहां पे बहुत सारा चार्ज किसी एक सिस्टम पे, जैसे लाइन हो या प्लेन हो या स्फीयर हो, उस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज। फिर से, पॉइंट चार्ज एक सिंगल होगा, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, और सिस्टम ऑफ चार्जेस में बहुत सारे चार्ज किसी एक प्लेन में, या बहुत सारे चार्ज किसी एक लाइन में, या बहुत सारे चार्ज किसी एक स्फीयर में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसे हम सिस्टम ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो अब जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है वोल्टेज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। और हमारे कोर्स में वोल्टेज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज में केवल स्फीयर ही लिया गया है। तो प्लेन और लाइन का भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट पहले हम स्फीयर को समझते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल या वोल्टेज ड्यू टू चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल। अब जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो इसमें दो सिचुएशन क्रिएट होता है। अगर मैं ये एक स्फीयर लेता हूं तो इस स्फीयर पे जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दो तरीके से किया जा सकता है। एक, चार्ज इसके ऊपर रख दिया जाए। फिर से देखिए, ये मैंने एक स्फीयर लिया और जो चार्ज है इसके ऊपर रख दिया जाए, इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर रख दिया जाए चार्ज। सारे चार्ज जितने भी चार्ज होंगे इसके सरफेस के ऊपर रख देंगे, और जब ये सरफेस के ऊपर होगा तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डेवलप होगा। तो एक सिचुएशन तो ये आ गया व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। दूसरा ये हो सकता है कि चार्ज जो है स्फीयर के अंदर डाल दिया जाए। जैसे फुटबॉल के अंदर हवा भरी होती है वैसे ही अगर चार्जेस को इसके अंदर डाल दिया जाए तो दो सिचुएशन बनता है। पहला सिचुएशन ये है कि जब चार्ज को सरफेस के ऊपर रखा जाए, और दूसरा है जब चार्ज को फुटबॉल के अंदर या स्फीयर के अंदर डाल दिया जाए। तो अब इन दो सिचुएशन को समझिए कि जब सरफेस के ऊपर रखा जाएगा तो हम बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल। याद रखेंगे ये टर्म, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाएगा सो देयर कैन बी कंफ्यूजन ये हो सकता है कि चार्ज जो है वो स्फीयर के अंदर है
या स्फेयर के सरफेस के ऊपर है, तो अगर वर्ड दिखता है शेल, स्फेरिकल शेल, इसका मतलब यह है कि जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है। और अगर कहीं ये वर्ड यूज होता वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज इनसाइड स्फेयर, तब ये वाला सिचुएशन बनता है। फिर से बता रहा हूं, जब क्वेश्चन आता है कैलकुलेट वोल्टेज ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर वो स्फेरिकल शेल यूज करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो स्फेयर के सरफेस के ऊपर है। वेयर एज अगर ये बोलता है कि वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन स्फेयर और चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड स्फेयर, इसका मतलब ये होगा कि जो चार्ज है वो अंदर हवा की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों केस में जो पोटेंशियल आएगा वो अलग अलग आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल। जब स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो लेट्स से दिस इज स्फेरिकल शेल। ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, r रेडियस है, और इसके सरफेस के ऊपर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, प्लस 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 जो दिख रहा है, these are the charge distributed or spread over the surface of sphere। अब इसके बारे में let charge q, टोटल चार्ज जो है वो q है, is distributed over the surface of sphere of radius r। तो जो r है वो क्या है, r is radius of sphere, इस स्फेयर का रेडियस है। ए चार्ज ऑन ए शेल, ये पॉइंट को नोट करेंगे, ए चार्ज ऑन ए शेल is as if charge is lying at the center of shell। जब सरफेस के ऊपर चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, जिनको बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये रेडियली आउटवर्ड है या परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इसकी वजह से ये ऐसे लगती हैं कि जैसे सेंटर से निकल के आ रही हो, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ऐसा लगता है कि ये जो लाइंस हैं वो सेंटर से आ रही हैं, ये जो लाइंस निकल के आ रही हैं वो सेंटर से आ रही हैं। इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है, ए चार्ज ऑन ए शेल इज एज इफ चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ शेल। सेंटर ऑफ शेल पे है ऐसा लगता है। अब यहां ध्यान देंगे, जब मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, वोल्टेज के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, एक लोकेशन चाहिए जहां पे मैं वोल्टेज मेजर करना चाहता हूं। तो वो लोकेशन के लिए इस वाले स्फेयर में 3 लोकेशन बनते हैं। 3 लोकेशन कैसा बनता है कि जो मैं पॉइंट P लूंगा जहां पे मुझे वोल्टेज मेजर करना है, वो वोल्टेज इस स्फेयर के बाहर हो सकता है, मतलब इस R से यहां कहीं हो सकता है पॉइंट P, ये पॉइंट P हो सकता है, या ये पॉइंट P इसी R या इसी सरफेस के ऊपर कहीं हो सकता है पॉइंट P, ये भी एक केस बन सकता है। यहां पे भी मैं वोल्टेज मेजर करना चाह सकता हूं, या ये जो पॉइंट P है ये स्फेयर के अंदर भी हो सकता है। मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे मुझे वोल्टेज मेजर करना है। फिर समझिए, कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो मुझे यह जानना है कि सरफेस से कितनी दूरी पे क्या वोल्टेज होगा, या सरफेस को अगर टच करेंगे, उस स्फेयर को टच करेंगे तो क्या वोल्टेज लगेगा, कितना शॉक लगेगा, और अगर उस स्फेयर के अंदर घुस जाएं, उस स्फेयर के अंदर चले जाएं, बैठ जाएं, तब कितना वोल्टेज या शॉक लगेगा, ये मुझे मेजर करना है। तो 3 सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज आउटसाइड स्फेयर और ऑन द स्फेयर और इनसाइड द स्फेयर। तो ये 3 सिचुएशन देखिए, 3 केसेस कैन बी अराइजेस। पॉइंट P इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। अब ये जो x है, दिस x कैन बी ग्रेटर देन r, दिस इज केस नंबर 1। इट कैन बी इक्वल टू r, मतलब सरफेस के ऊपर आ जाए, और इट कैन बी लेस देन r, मतलब ये सरफेस के अंदर, स्फेयर के अंदर। तीनों सिचुएशन में वोल्टेज क्या क्या होगा वो हम मेजर करने जा रहे हैं।
पहला वाला केस देखते हैं। पहला वाला केस है इफ x इज ग्रेटर देन r। x इज ग्रेटर देन r का क्या मतलब है, सेंटर से जो पॉइंट लिया जाएगा वो x है और ये x जो है r से बड़ा है, मतलब इस स्फीयर के बाहर है। तो जब ये स्फीयर के बाहर है तो वोल्टेज कितना होगा, 1/4πε0 Q/x। अब यहां देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r। तो Q यहाँ पे क्या है, स्मॉल q। ये स्मॉल q क्या है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर इज q। और x क्या है, सेंटर से डिस्टेंस p का। तो ये हो जाएगा वोल्टेज। अगर हम स्फीयर के बाहर देखना चाहते हैं, स्फीयर के बाहर वोल्टेज कितना है ये अगर मुझे मेजर करना है तो सिंपल है 1/4πε0 टोटल चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। दूसरा केस देखते हैं कि जब मैं इस पॉइंट P को इसके सरफेस पे लेके मेजर करना चाहूं, कहीं भी, जरूर नहीं यहाँ पे, कहीं भी इसके सरफेस पे लेके मेजर करना चाहूं तो क्या होगा। उस केस में आप देखिए x इक्वल टू r बन जाएगा। तो इसमें चेंज क्या होगा, इसमें चेंज ये होगा कि जो x है वही कैपिटल R की वैल्यू है। तो यहां पे सेकेंड केस, इफ x इक्वल टू r देन v इक्वल टू 1/4πε0 Q/x होता है, Q/x। लेकिन हम इस x की जगह अब r रख देंगे। अब यहां ध्यान देंगे इन दोनों सिचुएशन में, केस 1 और केस 2 में, केस 2 का जो वैल्यू है v, दिस इज ग्रेटर देन केस 1 वैल्यू। व्हाई, बिकॉज x और r को देखें तो ये जो r है, ये r इस x से छोटा है। ये x तो बाहर है ना, स्फीयर के बाहर है, और ये r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो ऑब्वियसली स्फीयर के बाहर वाला डिस्टेंस रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा है। जब ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो v विल बी लेस, और यहां पे दिस विल बी लार्ज। तो ये जो दो केस हो गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन r और व्हेन x इज इक्वल टू r। केस नंबर 3 इज व्हेन x इज लेस देन r। जब x की वैल्यू r से कम हो, मतलब क्या है, जो पॉइंट P है वो स्फीयर के अंदर है। पॉइंट P जो है वो स्फीयर के अंदर होगा, तब इस पॉइंट P पे या यहां पे ले लें या यहां पे ले लें, तब वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए वोल्टेज कितना होगा उसके लिए वी नो दैट E इक्वल टू dV/dr। ये हमने रिलेशन डिस्कस किया था। माइनस साइन रहता है, माइनस साइन उसका डायरेक्शन दिखाता है। E इक्वल टू dV/dr, या माइनस माइनस लगा देते हैं, माइनस dV/dr। ये रिलेशन हम जानते हैं। अब एक पॉइंट यहां पे समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, फिर से समझिए। चार्ज क्योंकि स्फीयर के ऊपर है, चार्ज स्फीयर के ऊपर है ना, चार्ज स्फीयर के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो इसको गॉस थ्योरम में हमने इसका डेरिवेशन किया था, गॉस थ्योरम में। और गॉस थ्योरम में सेम सिचुएशन था कि स्फीयर के सरफेस के ऊपर अगर चार्ज हो तो इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 आता है। शॉर्ट में मैं आपको लॉजिकली इसको समझा देता हूं। ये क्यों 0 आता है, क्योंकि देखिए ये जो प्लस क्यू है चार्ज, ये जो प्लस वाला है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर एक डायरेक्शन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे होंगे, है ना। लेकिन जैसे ये स्फीयर के सरफेस के ऊपर आएगा ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। केवल कौन सा रह जाता है, रेडियली आउटवर्ड वाला। यही चीज हमने ऊपर बनाया है, यही चीज हमने बनाया है, रेडियली आउटवर्ड ही रहता है। अब समझिए अगर अंदर चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वाला प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भी भेज सकता था, अंदर भी भेज सकता था अगर वो अकेला होता। क्योंकि लेट्स से कि मान लीजिए कि इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भी भेजा, और कैसा, रेडियली अंदर भेजा, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो चार्ज होगा वो भी ऐसा ही भेजेगा। इधर वाला चार्ज अगर इधर भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
तो ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नेट क्या बनने वाला है, 0। दूसरे तरीके से सिंपल है, क्योंकि चार्ज अंदर है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसे? बाहर वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा दैट विल बी 0। कब होगा ये सिचुएशन तब आएगा जब चार्ज जो है सरफेस के ऊपर हो, और यही अगर सिचुएशन आता है कि जो चार्ज है वो स्फीयर के अंदर है, उस केस में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ऊपर भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब चार्ज अंदर होगा ही नहीं। सी और आसान, एकदम सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस, जो हमने गॉस लॉ में पढ़ा। गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज है या गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर चार्ज है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पर्टिकुलर केस में तो चार्ज है ही नहीं, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है। अब यहां पे आते हैं, हमें मालूम है कि E इक्वल टू dV/dr, ये रिलेशन हमें मालूम है। अब मैं बोल रहा हूं कि इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो मैं क्या लिखूंगा, dV/dr इक्वल टू 0। अब dV/dr क्या है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है ये। इसकी वैल्यू, डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 है। और अगर आपको थोड़ा भी कैलकुलस का नॉलेज है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर 0 आती है तो जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट है। फिर से समझिए, अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन का टर्म आता है 4x², है ना, 4x² अगर ये टर्म है, देखिए लेट्स से ये 4x² प्लस 2 है, और इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो ये डिफरेंशिएशन क्या आता है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है 8 हो जाता है, और ये x² का x बच जाता है, और जब हम इस 2 का डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो 0 आ जाता है। क्यों 0 आता है 2 का डिफरेंशिएशन, बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है, और x क्या है, ये एक डिफरेंशिएटिंग वैल्यू है। तो किसकी वैल्यू 0 बनती है डिफरेंशिएशन में, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू 0 बनती है। जैसे मैं पाई का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे मैं कैपिटल G का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। नट शेल में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो यहां पे मैं E की वैल्यू 0 बोल रहा हूं, जिसका मतलब ये हुआ कि dV/dr की वैल्यू 0 आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो V है वो एक कांस्टेंट है। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, अभी समझा देते हैं। देखिए, इनसाइड शेल देयर इज नो चार्ज सो E इक्वल टू 0, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए, अगर E 0 है तो इस रिलेशन से क्या मिला, dV/dr इक्वल टू 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट V इज ए कांस्टेंट, मतलब जिस वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 आए वो पर्टिकुलर पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि V जो है वो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट थोड़ा ना, R तो डिस्टेंस, R तो चेंज हो रहा है ना, V कांस्टेंट है। सो इनसाइड शेल V इज कांस्टेंट एंड वैल्यू इज सेम एज ऑन द सरफेस। क्या मतलब ये हुआ, मतलब देखिए इस डायग्राम को देखते फिर मतलब समझते हैं। शेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन है dV/dr उसकी वैल्यू 0 है, जिसका मतलब वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हुई, वोल्टेज की वैल्यू उतनी होगी जितना सरफेस पे वोल्टेज होगा, उतना ही वोल्टेज यहां होगा, उतना ही वोल्टेज यहां आएगा, 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 या उतना ही वोल्टेज किसी भी पॉइंट पे, शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम जाएंगे उसके वोल्टेज की वैल्यू वही होगी जो शेल के ऊपर होगी।
और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू इस वाले कंडीशन की वैल्यू के बराबर होगी। कितनी आएगी ये वैल्यू, ये वैल्यू आएगी 1/4πε0, ये वाली वैल्यू देखिए 1/4πε0 Q/R, ये वैल्यू आएगी। और इसको देखिए और एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि इसकी वैल्यू, जो थर्ड केस की वैल्यू, वो कांस्टेंट क्यों आएगी। देखिए जब हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, वोल्टेज डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाएगा, वही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही उस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज है। अब ये जो वर्क करना पड़ रहा है मुझे, वो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको रिपेल करता है, तो मुझे उस चार्ज को ढकेल के लाना पड़ता है। तो ढकेल के मैं ला रहा हूं और वर्क करते जा रहा हूं। तो जब मैं इस सरफेस तक ला लेता हूं ढकेल के, जब इस सरफेस तक ला लेता हूं, क्योंकि मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में करना है, तो वर्क डन कितना हुआ, 1/4πε0 Q/R, ये वाला वैल्यू आ गया। अब इसके बाद जब मैं अंदर जाता हूं, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा क्या, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है। जितना वर्क यहां लाने में करना पड़ा है, वही वर्क रह जाएगा। अब और वर्क करने की जरूरत नहीं है। वो चार्ज जो है इसके अंदर इक्विपोटेंशियली हो जाएगा। ये अंदर का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, जिसकी वजह से अब एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। देयरफॉर जो वोल्टेज होगा वो एक कांस्टेंट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/R। ये वैल्यू स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी। सो एवरीवेयर वैल्यू इज सेम। इसका एक ग्राफ देखते हैं और फिर और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्राफ है, ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, वो पॉइंट का डिस्टेंस, पी पॉइंट का डिस्टेंस, जहां पे हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। और ये एक्स कहां से मेजर हो रहा है, सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से। तो स्फीयर के सेंटर से ये डिस्टेंस की वैल्यू आर के बराबर हो सकती है, मतलब जब हम सरफेस पे रहें, या आर से बड़ी हो सकती है जब हम सरफेस के बाहर जाएं, या अगर हम सेल के अंदर रहें तो आर से कम हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू कैन बी लेस देन आर, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू आर, केस नंबर 2, एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर, केस नंबर 1। तो ये है केस नंबर 1 का, ये है केस नंबर 2 जो ऊपर हमने केस देखे थे, और दिस इज केस नंबर 3। अब इसमें देखिए केस नंबर 3 जो है ये कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, कहां तक, यहां तक। और ये पॉइंट कहां है, व्हेन x इक्वल टू आर। मतलब जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज x, वेरिएशन इन x। तो जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू सेम है हर एक x पे, जिसकी वैल्यू r से कम है। r से कम मतलब जब हम उस स्फीयर के अंदर हैं, तो इस स्फीयर के अंदर r से कम कोई भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू सेम है। और जैसे ही हम इसके बाहर जाएंगे, r से बड़ा होगा, इसके बाहर जाएंगे, तो जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि ये 1/4πε0 Q/X हो जाएगी, तो वैल्यू डिक्रीज होती है। सो दिस इज ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस x किसका है, पॉइंट P का, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यहां पे देखिए, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे ये वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आया, तो स्फीयर के अंदर चार्ज है, तो लेट Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड। तो अंदर जितने भी प्लस हैं वो Q चार्ज है, और वो अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q है, और इस स्फीयर का रेडियस R है। वापस यहां देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप होगा, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड।
जैसे ये इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, वैसे ही मेरे सामने भी आएगा और आपकी तरफ भी जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अंदर जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां पे भी 3 केस बन सकता है, क्योंकि मुझे क्या मेजर करना है, मुझे मेजर करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए मुझे डिफाइन करना है कोई एक पॉइंट P। इस पॉइंट P को मैं कहीं भी रख सकता हूं, एक इससे बाहर रख सकता हूं, जैसे यहां पे रख लिया मैंने, या फिर इस पॉइंट P को मैं इसके सरफेस पे रख सकता हूं, यहां पे मैं वोल्टेज मेजर कर सकता हूं, या इसके अंदर कहीं पे ला सकता हूं, जैसा हमने ऊपर केस में किया था। तो 3 सिचुएशन बनते हैं, 3 केस बनते हैं। क्या केस बनता है? लेट ए पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो जो x होता है ये डिफाइन होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, यहां से, सेंटर से। तो ये जो डिस्टेंस हो सकता है, इट कैन बी ग्रेटर देन r, मतलब बाहर है, इट इज इक्वल टू r, मतलब सरफेस के ऊपर है, और इट इज लेस देन r, मतलब सरफेस के अंदर है, इनसाइड स्फीयर, कहीं भी, किसी भी पॉइंट। ठीक, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये बाहर है ना, ये यहां पे है, बाहर वाला केस अगर लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं जहां पे जो चार्ज है वो बाहर है, दैट इज x इज ग्रेटर देन r, तो जो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 q/x, सिंपल। पहला केस जो स्फेरिकल शेल का था वही यहां पे भी आएगा, सेम वैल्यू आ रही है, 1/4πε0 q/x। सेकेंड केस में आते हैं, सेकेंड केस भी सेम है, दैट इज 1/4πε0 q/x, और x की जगह क्या कर देंगे, x की जगह r लिख देते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो x की जगह r आ गया। अब आते हैं तीसरा केस, जब हम पॉइंट P को स्फीयर के अंदर ले जाते हैं। तो जब इसको स्फीयर के अंदर ले जाएंगे, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, क्योंकि अंदर भी चार्ज है। अंदर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही है। यही सिचुएशन हमने गॉसियन सरफेस बनाया था सेम केस के लिए, कि व्हेन वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और अंदर हम समझ भी रहे हैं, क्योंकि अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होगा। तो पोटेंशियल कितना होगा वो अब हम समझना है। तो देखिए, लॉजिकली पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डेरिवेशन समझाऊंगा। देखिए, इन्फिनिटी से यहां तक सरफेस तक आने में तो ये वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में ये वर्क करना पड़ा, यहां तक आ गए, यहां तक। अब इसके अंदर जब जाते हैं, इसके अंदर जब जाते हैं, तो जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा उतने चार्ज मेरे से बाहर भी होते जाएंगे। मतलब क्या है, मैं अगर पॉइंट P को यहां रखता हूं, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज अब मुझे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके अगेंस्ट वर्क करके यहां पहुंच गया। फिर यहां आऊंगा और चार्ज कम हो जाएंगे, यहां आऊंगा और चार्ज कम हो जाएंगे। समझिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि सरफेस तक तो हमें वर्क करना पड़ा, उसके अंदर भी मुझे जाने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी मुझे वर्क करना पड़ रहा है। पर अब जो वर्क आएगा, अब जो वर्क करना पड़ेगा, वो इन्फिनिटी से सरफेस तक आने के कंपैरिजन में कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा उसको समझिए। जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो पूरे चार्ज के अगेंस्ट में कर रहा हूं, पर जब मैं अंदर घुस रहा हूं तो जो बचे हुए चार्ज हैं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के अगेंस्ट में मुझे वर्क करना है। तो अंदर जो वर्क है वो करना तो पड़ेगा, बट अमाउंट ऑफ वर्क डन वो कम हो जाएगा, बट ओवरऑल जो वर्क होगा, दिस विल बी गोज ऑन एडिंग, बढ़ता ही जाएगा। अब इसको समझते हैं क्या मैं बोल रहा हूं। व्हेन x इज लेस देन r, जब अंदर की बात हो रही है, तो E इक्वल टू dv/dr, ये रिलेशन हम जानते हैं, E इक्वल टू dv/dr। अब इनसाइड स्फीयर E डिक्रीजेस, E कम हो रहा है, स्फीयर के अंदर
जब हम जाते हैं तो ई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों ई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है? ई की वैल्यू इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि जब मैं सरफेस पे होता हूं तो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। लेकिन मैं इस पॉइंट पे आता हूं तब टोटल चार्ज थोड़ी ना है, मुझे तो इन्हीं के अगेंस्ट में वर्क करना है। तो ये जो कम चार्ज हैं इनकी वजह से कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इस कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मुझे वर्क करना है। तो वही चीज यहां लिखा गया है कि इनसाइड स्फीयर ई डिक्रीजेस एज चार्ज डिक्रीजेस। क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज डिक्रीज हो रहा है स्फीयर के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल हो गया। क्यों? क्योंकि जब आर कम होगा या जब रेडियस कम होगा या जब हम अंदर जाएंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज कम होता जा रहा है। सो आर कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, आर बढ़ता है मतलब चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या आर ना कह के आप एक्स भी ले सकते हैं। एक्स के टर्म में समझिए कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब जितना एक्स बढ़ेगा, कब तक? आर तक। जितना एक्स बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, जितना एक्स कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्यों इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा? क्योंकि जितना एक्स छोटा होता जाएगा उतना ही हम अंदर जाते जाएंगे, उतने कम चार्ज रहेंगे, जितना कम चार्ज उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि dv बाय dr जो है वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। dv बाय dr तो बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज तो बढ़ता जाएगा, वर्क तो अभी भी करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वर्क कम हो जाएगा, वर्क माइनस हो, वर्क माइनस नहीं हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उसकी वजह से काम कम करना पड़ेगा। काम कम करना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, लेकिन ओवरऑल जो वर्क डन है वो तो बढ़ा ही ना। वर्क डन कम थोड़ी ना हुआ, वर्क डन माइनस थोड़ी ना हुआ है, काम तो अभी भी करना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो dv बाय dr जो है, dv बाय dr ये बढ़ता ही है। ग्राफ देखेंगे तो और समझ में आएगा। सो इनसाइड स्फीयर वोल्टेज इंक्रीजेज एज x डिक्रीजेज एंड इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ स्फीयर। ये ग्राफ देखिए, फिर अच्छे से फिर समझते हैं। ये ग्राफ आता है, देखिए, जब हम, ये कौन सा पॉइंट है? सरफेस के ऊपर। सरफेस के बाहर जब रहेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से x इज ग्रेटर देन r, x इज लेस देन r, x इक्वल टू r। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम सेंटर, और उसकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है? वोल्टेज। तो जब x इज ग्रेटर देन r है तो जो वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा? k q बाय x। क्योंकि x की वैल्यू ज्यादा है, किससे? x की वैल्यू r से ज्यादा है, इसलिए ये जो वोल्टेज होगा ये डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा वोल्टेज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, यही दिखा रहा है ग्राफ। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज डिक्रीज होता जा रहा है। और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो है k q बाय कैपिटल R, इस पॉइंट का। अब इसके अंदर चलते हैं, जब हम इसके अंदर चलते हैं मींस x इज लेस देन r, तो जब हम इसके अंदर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे तो वर्क करना ही पड़ेगा ना उनके अगेंस्ट। तो जो वर्क करना पड़ेगा उससे v तो इंक्रीज ही होता जाएगा। यहां पे v जो है कांस्टेंट नहीं हो सकता, v तो और इंक्रीज होगा क्योंकि और वर्क करना पड़ रहा है। कहां तक वर्क करना पड़ेगा? सेंटर तक वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम सेंटर में पहुंचेंगे तब जो वर्क किए अभी तक, दैट विल बी द मैक्सिमम वर्क डन, दैट विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज कहां मिलता है स्फीयर के अंदर? सेंटर ऑफ द स्फीयर। कब? जब वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो स्फीयर के सेंटर में मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज।